हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्ज़ाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा चलाई जाने वाली कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो किताबें हैं सामाजिक विज्ञान की, उसका अध्ययन कर रहे थे। आज हम देखेंगे अपना नया टॉपिक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की जो सभ्यताएं हैं उसका अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत, क्योंकि इस समय ताम्रपाषाण काल उत्पन्न हो चुका था। यहाँ तांबे की धातुओं का अध्ययन हो चुका था। उसके आगे हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चलिए देखते हैं आज हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि विश्व की प्राचीन नगर सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ। तो सभ्यताओं का जो भी विकास होता है वो कहाँ होता है? नदियों के किनारे होता है। हमने आपको पहले ही भी बताया था कि जहाँ नदी होंगी, तालाब होंगे, झरने होंगे, झील होगा, समुद्र होगा, वहाँ पास सभ्यताएं विकास करती थीं, क्योंकि पानी की आवश्यकता और साथ ही साथ अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है। तभी लोग जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और ऐसा जीवन वहीं संभव हो सकता है जहाँ इन सब चीज़ों की उपयोगिता हो, सुगमता हो। ठीक, अब देख लेते हैं कि कुछ जो सभ्यताएं थीं वो कहाँ कहाँ विकसित हुई, कौन कौन सी नदियों के किनारे। नंबर 1 देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता, जो सबसे महत्वपूर्ण है और हमारे सिलेबस को देखते हुए सबसे उपयोगी है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक, उसके बाद आती है मिस्र की सभ्यता, ये नील नदी के किनारे स्थित है। इसे है मिस्र की सभ्यता को हम नील नदी का वरदान भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं कौन सी है। चीन की जो सभ्यता है वो हुआंगो नदी के किनारे स्थित है। ठीक, फिर उसके बाद है क्रीट की सभ्यता, जो भूमध्य सागर में विकसित हुई है। ठीक, ये मुख्य प्रकार की जो ऐसी सभ्यताएं हैं जो नदियों के, तालाबों के, झीलों के, कहा जा सकता है कि जहाँ पानी उपलब्ध था वहाँ पास इनका विकास हुआ। चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता क्या है, ये कब से कब प्रारंभ हुई और इसकी क्या विशेषताएं रहीं। हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1520 ईसा पूर्व। ऐसा हमारी पुस्तकों में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की दृष्टि से। चलिए देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज सर्वप्रथम की थी दयाराम सहानी ने। ठीक, प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सहानी ने की थी 1921 ईस्वी में। ठीक, ये कहाँ स्थित है? ये पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। अर्थात हम सीधे सीधे इसको पढ़ लेते हैं कि सन 1921 ईस्वी में दयाराम सहानी के नेतृत्व में पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। स्थल से प्राप्त अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक, हम देखते हैं सबसे पहले हमको नगरीय सभ्यता का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो अपनी हड़प्पा सभ्यता है। ठीक, अर्थात हड़प्पा सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता है जो सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास कराती है हम लोगों को कि ये नगरीय सभ्यता थी। इसके जो अवशेष मिले थे वो हूबहू आज के आधुनिक नगरों के भांति मिले हुए हैं। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसे हम मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। ठीक, मोहनजोदारो तुम लोगों ने मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, बहुत सारे ज्ञान आपको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, भले ही वो काल्पनिक है लेकिन उसको देखेंगे तो डेफिनेटली हमको इतिहास की जानकारी तो प्राप्त हो ही जाएगी। ठीक, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को मतलब है मृतकों का टीला। प्रश्न पूछ लिया जाता है सिंपल तरीके से कि मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। यहाँ से नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक, हड़प्पा स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे। ठीक, यानी कि जो हड़प्पा की पूरी सभ्यता है वहाँ जो अवशेष प्राप्त हुए वो सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, इसलिए जो हड़प्पा नामक स्थान पे स्थित है। ठीक, ये पंजाब प्रांत में स्थित है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, इस स्थल की विस्तृत खुदाई पर कई नगर मिले और नगर सिंधु नदी, उसकी सहायक नदी घाटी। इस स्थल की विस्तृत खुदाई करने पर कई और नगर मिले
ठीक, इसे सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी घाटी में बसे हुए थे। ठीक, इसकी जब खुदाई की गई तो उसमें कई प्रकार के नगर मिले जो सिंधु नदी और उसके सहायक नदी की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता का क्षेत्र आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विस्तृत है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वो आज के समय का जो पाकिस्तान था, क्योंकि पहले पाकिस्तान और भारत एक ही था, इसलिए पाकिस्तान का अब जो क्षेत्र है वो सिंधु सभ्यता का सबसे विकसित क्षेत्र माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में कौन कौन सी जगह है? भारत में रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, दैमाबाद महाराष्ट्र इस सभ्यता से संबंधित प्रमुख पुरा स्थल हैं। ठीक, सबसे पहले तो ये जो चीज़ें दी गई हैं, इसके जो नाम दिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक, सिंपल तरीके से पूछ लेता है प्रश्न कि रोपड़ कहाँ स्थित है, और आपको दे देगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तो आपको टिक करना होगा कि ये पंजाब में है। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो डेफिनेटली आप टिक कर लोगे। जैसे उन्होंने पूछा था यूपी टेट में पिछले वाले जो पेपर था उसमें कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, और इसमें ये चारों का नाम दिया था, तो जिसने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली उसने कालीबंगा को राजस्थान में टिक किया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है। नगरों की विशेषताएं क्या थीं? ठीक, इसकी विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनकी विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण निश्चित योजना के आधार पर हुआ था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन इनका जो नगर का निर्माण था वो किस योजना में पूछा गया था, किस योजना से बने थे? तो निश्चित योजना के आधार पर बने थे। एक नगर जब बनाया जाता है तो वो निश्चित योजना के माध्यम से ही बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पे तड़के लिखा है, सॉरी वो सड़कें हैं। सड़कें चौड़ी थी और छोटी छोटी सड़कों और गलियों में जुड़ी हुई थी, यानी कि जो सड़कें थी वो समकोण पे एक दूसरे को काटती हुई थी। ठीक, समकोण पे कैसे काटती थी? ऐसे काटती थी, इस प्रकार की थी। और जो नगरें थी, सड़कें थी, वो पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर थी। यानी कि कह सकते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो योजनाएं थी, ये सड़क बनाने की जो योजनाएं हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण थी। ठीक, ऐसी सड़कें बनाई थी, और जो गलियों को, कस्बों को और मोहल्लों को, ये जो मोहल्ले होते हैं, कस्बे होते हैं, इनको एक दूसरे से जोड़ती थी और जाके मेन रोड पे निकलती थी। आजकल की जिस तरह की सड़क योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक, सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ थी, जैसे हम आज के समय में देखते हैं सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ हैं। अभी आधुनिक काल में, आज के समय में सड़कों के किनारे जो पक्की नालियाँ बनी हुई हैं, सेम इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी पाई गई हैं। ठीक, हर घर की नाली बड़े नालों से मिलती थी। आज हम लोग देखते हैं तो हमारे जो घर की नाली होती है, पानी जो निकासन होता है, वो कहीं ना कहीं जाके किसी बड़े नाले में जाके मिल जाती है। तो देखा जाए तो आज का जो आधुनिक समाज है वो हड़प्पा सभ्यता में विकसित हो चुका था। ठीक, इससे पता चलता है कि सभ्यता के लोग साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो स्वच्छता के प्रति अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और स्वच्छता अच्छी लगती है उनको। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जीवन में स्वच्छता जरूरी है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वच्छ और साफ सुथरे थे, तो वहाँ पास बीमारियाँ भी नहीं होती होंगी। उनका जो नगर था वो नगर नियोजन था वो एकदम सुडौल था, अच्छा था, नालियाँ थी और वो नालियाँ बड़े बड़े नालों में मिलती थीं। इस प्रकार की विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलती हैं। उनकी भवन निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी भवन का जो निर्माण है वो कैसा था। ठीक, उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो आयताकार थीं। जैसे आज के समय की इमारतें हैं आयताकार होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता से मिली, इसलिए इसको नगर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, 2 मंजिले घर मिले तो कुछ छोटे छोटे घर मिले। जैसे आज का समय, मान लीजिए कि हम आज के भारत की बात कर रहे हैं। ठीक, आज का जो समय है उसी की बात कर रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। 2 मंजिला घर मिले और कुछ छोटे छोटे घर मिले। ठीक, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवन का निर्माण सुनिश्चित योजना के आधार पर था। प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण था, कालीन सभ्यता का जो निर्माण था वो सुनिश्चित किस योजना में था? तो हम लोग कहेंगे सुनिश्चित योजना में था। इस प्रकार के प्रश्न हमको देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं क्या पॉइंट है। प्रत्येक घर के बीच आंगन होता था, स्नानागार होता था, आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। अगर एक सुडौल और सुरक्षित और अच्छा सुंदर घर बना है तो डेफिनेटली घर के बीच में आंगन आज भी मौजूद है। ठीक, तो हम हड़प्पा सभ्यता को देखें तो हड़प्पा सभ्यता आज से 2500 ईसा पूर्व यानी कि हज़ारों वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम, 2500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो वहाँ नगर नियोजन जो था वो सुनिश्चित था और सुडौल था और सुंदर था। ठीक, प्रत्येक घर के रसोई पर शौचालय, स्नानागार की उचित व्यवस्था थी।
ठीक। 2 मंजिल मकान के ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। दीवार पक्के ईंटों की बनी हुई थी तथा इससे पता चलता है कि ईंट पकाने के भट्टे भी रहे होंगे। ठीक, किससे पता चलता है? ये ईंटों से जो पता चलता है कि ईंट पकाने की जो भट्टी होगी, जैसे आज के समय में भट्टे हैं ना, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता कालीन में भी मानी जाती है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में खुदाई से पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं। ठीक, फिर अगला देख लेते हैं। आसपास के गांव से अनाज को इकट्ठा करके इन्हें एक गोदामों में रखा जाता रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। घर और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला जिसकी चारों तरफ कमरे बने हुए थे, जिसे हम सामूहिक बोल सकते हैं, सामूहिक स्नानागार। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कि गंगा के किनारे स्नान घाट वगैरह बनते हैं। ठीक, और बहुत सारे ऐसी, जैसे आज के ज़माने के जो वाटर पार्क वगैरह होते हैं, उसी तरीके हम समझ लेते हैं कि स्नानागार उस समय सबसे विशाल इमारत मानी जाती रही है। उसका रहन सहन कैसा था हड़प्पा सभ्यता के लोग? चावल गेहूँ जो हड़प्पा वासियों का प्रमुख भोज्य पदार्थ था, चावल और गेहूँ। आज के लोग भी चावल गेहूँ ही सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। यह लोग सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग पहनते थे। आज के लोग भी यही कर रहे हैं। यहाँ निवासी गेहूँ, कपास, मटर, चावल की खेती करते थे और आज भी ये खेती सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक, गेहूं की, कपास की, मटर की, चावल की आदि। ठीक, ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू जानवर थे। ठीक, ये जो पालतू जानवर हैं, ऊंचे कंधों वाले बैल यानी कि जो आज के समय में जो किसान हैं, जो हल बैल का प्रयोग करते हैं, वो ऊंचे कंधे वाले बैलों का प्रयोग करते हैं, उसमें हल रखते हैं, जुताई करते हैं। तो पहले भी ये सिस्टम रहा होगा। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं। हार, कंगन, पायजेब, बाली, अंगूठी और इस प्रकार के जो आभूषण थे वो इनका प्रयोग करते थे। ठीक, मनिका बनाने के कारखाने चंद हुदड़ों से प्राप्त है। सीधे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मनिका बनाने के कारखाने भारत में कहाँ स्थित है? तो चंद हुदड़ों में स्थित है। ठीक, देवी देवता ये पूजा भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति और पशुओं और के देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इससे पता चलता है कि देवी देवताओं की पूजा करते थे, इसमें आस्था रही होगी। इसके अलावा कुछ मुहर पर पीपल की पत्ती और सांप की आकृति जैसी भी बनी मिली है। शायद इन सब की वो पूजा करते थे, शायद, क्योंकि अगर हमको कुछ मुहरें मिल रही हैं, उसमें पीपल की पत्ती बनाई गई हैं और सांप की आकृति बनाई गई हैं, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो रहा होगा आस्था, तभी ना उन्होंने अपने मुहर में इसको छापा है और उसका प्रयोग किया है। आगे देख लेते हैं। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा धर्म के 4 प्रमुख विशेषताएँ थीं। ठीक, कौन कौन से देवताएँ थे? इसमें मातृ शक्ति की उपासना करते थे, शिव की पूजा करते थे। ठीक, और उसके बाद वृक्ष की पूजा करते थे और पशुओं की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सिंपली 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। मातृ शक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष की पूजा, पशुओं की पूजा। ठीक, और उनके काम धंधे क्या थे? चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से काम धंधे करते थे। ठीक, खुदाई से जो प्राप्त हुई सामग्रियाँ हैं, इसमें कुल्हाड़ी है, दर्पण है, आरी है, कंघियाँ हैं, उस्तरा है आदि प्राप्त होते हैं। इसका मतलब वहाँ के लोग व्यावसायिक थे। ठीक, सिंधु घाटी की ज़मीन में धातु निकाल कर उसको साफ करने तथा गला कर चीज़ें बनाने का तरीकों से वो परिचित थे, इसलिए इसको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति भी कहा जाता है। कांसा बनाया जाता था। सिंपली एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो कांसा होता है वो किन 2 धातुओं से मिलकर बना? तांबा प्लस जस्ता, जो मिलकर बनाई गई होती है। मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक, कांसे से बनी जो नर्तकी है उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में भी यानी कि हड़प्पा सभ्यता में भी धातु के मिलने के बाद भी लोग पहले की तरह ही पत्थरों के औजार बनाते थे। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। चलिए और आगे देख लेते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक, सामान ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता था। आज भी किया जाता है, चाक का प्रयोग करते नहीं हैं, चक्के का प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता है। इससे पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। हम कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है यानी कि ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति है, इसके अंतर्गत जो भी बर्तन बनाए जाते थे उसकी तुलना में यानी कि पहले की तुलना में पाषाण कालीन सभ्यता की तुलना में बहुत ही अच्छे किस्म के बनाए जाने लगे। अर्थात यहाँ के लोग और विकसित हो चुके थे।
विकसित तो हो ही चुके थे, क्योंकि इनके जो घर था, इनका जो नगर था, वही पूरा एक तरीके से विकसित था। तो डेफिनेटली उन्होंने अपने रहन सहन में और अपने कार्यशैलियों में भी परिवर्तन किया होगा। हड़प्पा नगरों में अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग कारीगर होते थे और अपनी चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार आज के समय में हर एक व्यक्ति स्पेशलिस्ट होता है किसी एक चीज़ का, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग भी थे। ठीक। वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का सिंपल अर्थ समझ लेते हैं कि एक वस्तु की जगह पे दूसरी वस्तु को लेना देना वस्तु विनिमय कहलाता है। ये अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग इसका प्रयोग करते थे। ठीक। हड़प्पा सभ्यता के लोग इसका प्रयोग कैसे करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को ले देकर व्यापार करते थे। ठीक। इसलिए इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। इसलिए इसके लिए वो रुपए सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे क्योंकि उस समय रुपए और पैसे का प्रचलन नहीं था। अगर हम देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो ईश्वरीय देन में विश्वास रखते थे और रुपए पैसों को ध्यान नहीं देते थे। धातु का प्रयोग हो चुका था, लेकिन उन्होंने मानक नहीं तय किया था। न वो तांबे के सिक्के बनाए उन्होंने, न जस्ते के बनाए, न फिर कांसे के बनाए। उन्होंने क्या किया? वस्तु का आदान प्रदान किया और एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेना देना शुरू किया। व्यापार की बात कर लेते हैं। चलिए, हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हड़प्पा के जो नगर से पत्थर, हाथी दांत, धातु, मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली। ठीक। जो हड़प्पा सभ्यता है वो हाथी दांत और धातु मिट्टी की बनी वस्तुएं मिलती हैं। ठीक। मिलती हैं तो अर्थात ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोग व्यापार करते थे। किसका? मिट्टी के बर्तनों का व्यापार करते थे। हाथी दांत की शिकार करते होंगे हाथियों का, तो उसमें दांतों का प्रयोग करते होंगे, तो उसका वो व्यापार करते हो। कुछ इतिहासकार सोचते हैं कि वास्तव में व्यापारियों की मोहर थी। ठीक। वास्तव में किसकी मोहर थी? वो व्यापारियों की मोहर थी। अर्थात हड़प्पा सभ्यता कालीन के जो लोग हैं वो मोहर का प्रयोग नहीं करते थे। जो व्यापार करने लोग आते थे उनकी मोहर थी। ठीक। जो विभिन्न आकार की प्राप्ति की गई। ठीक। जो अन्य व्यक्ति आए हड़प्पा सभ्यता से विलीन मान लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया? आदमियों की आकृति, कुछ पे जानवरों की आकृति, मान लेते हैं कि मोहर पे कुछ की आकृति, जानवरों की आकृति मिली और कुछ पे पौधों की आकृति मिली, कुछ बर्तनों की आकृति मिली। इस प्रकार वो अपनी सिंपल तरीके से ये जान लेते हैं कि जब वह व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह पे सामान बेचता था तो सामान बांधकर उसे गीली मिट्टी की छाप और गीली मिट्टी को अपनी मोहर की छाप कर देता था, ताकि वो अपने सामान को पहचान सके। पहचान रखने के लिए वो इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। नाप तैल के लिए वो बटखरे का प्रयोग और पैमाने का प्रयोग करते थे। ठीक। ऐसी मोहरें दूसरे देश में भी पाई गईं, खासकर मेसोपोटामिया, इराक। ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और इराक की सभ्यता के बीच में क्या करते थे? व्यापार करते रहे होंगे। ठीक। लिखावट। अब इनकी लिखावट कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर संकेत के रूप में लिखे हैं। ठीक। जिसमें होली के अक्षर चित्र जैसे बने हुए हैं। अर्थात जो मोहरें थी उसमें लिखावट चित्रात्मक थी, जो विद्वान आज तक नहीं पढ़ सके। ठीक। इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कहाँ रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक काल में। प्रश्न पूछ लिया जाता है सिंपल तरीके से। हड़प्पा संस्कृति में लोथल में क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि लोग नदियों से या समुद्र से व्यापार करते थे। जो वहाँ लोथल में हड़प्पा सभ्यता की जो लोथल है, हड़प्पा सभ्यता में जो लोथल क्षेत्र है वहाँ पास बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि लोग नदियों और समुद्र के माध्यम से व्यापार करते थे। लोथल मुक्त व्यापारी नगर रहा होगा। मुक्त होगा यहाँ पास। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा। ठीक। क्योंकि यहाँ की बंदरगाहों से क्या मिले हैं? हमको मिले हैं मोहरें मिली हैं, गोदामों के अवशेष मिले हैं। ठीक। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी। उस समय की जो शासन व्यवस्था थी वो काफ़ी सुदृढ़ थी। ठीक। नगरों का खात्मा कैसे हुआ? मान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो कैसे खत्म हुआ। हड़प्पा सभ्यता के नगरों को खत्म होने के लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे बाढ़, महामारी, भूकंप, आक्रमण आदि। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, इसलिए इसे हम लोग क्या करते हैं? ताम्रपाषाण कालीन। इसलिए इसको हम सभी लोग कहाँ रखते हैं? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अंतर्गत रखकर पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले
कपास उत्पादन का श्रेय हड़प्पा सभ्यता को के लोगों को जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम कपास कहाँ उगाई गई थी, तो हड़प्पा सभ्यता में उगाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग करते थे। ठीक, भारतीय लिपियों के आधार पर सभी भारतीय लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, परंतु हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो सिंपल प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो हम लोग बता सकते हैं कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांति प्रिय थे, क्योंकि यहाँ पास लड़ाई के अस्त्र शस्त्र का बहुत कम संख्या में मिले हैं। जब मान लेते हैं कि जब वहाँ लड़ाई के शस्त्र ही नहीं मिले हैं, बहुत ही कम नग्न मिले हैं, तो डेफिनेटली वहाँ के लोग शांति प्रिय होंगे, क्योंकि उन्होंने औजारों का प्रयोग तो किया ही नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक है। ठीक, 500 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है मेसोपोटामिया। यह दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक, मेसोपोटामिया के जिगुरत इनके प्रमुख देवता निवास करते थे, अर्थात मान सकते हैं कि जिगुरत जो बनाई गई थी इनकी मूर्ति, उसकी ऊंचाई 21 मीटर थी, जो इनके प्रमुख देवता थे। ठीक, इसकी लिपि चित्रात्मक थी। ठीक, अब बात कर लेते हैं मिस्र की सभ्यता की। मिस्र की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक थी। सॉरी, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 500 ईसा पूर्व, इसको सही कर लीजिएगा, 5000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व, क्योंकि मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता ये दोनों समकालीन थी। ठीक, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसको देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, लिखते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिस्र की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक, मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान कहा जाता है। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है प्रश्न कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। ठीक, जो मिस्रवासी थे वो क्या करते थे, जो शव होते थे यानी कि जो मृतक शरीर होते थे, उसको शरीर पर नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले एवं मुलायम कपड़े से ढककर इस प्रकार के शरीर को रख देते थे, और इस प्रकार के शरीर को मम्मी कहते थे। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि मिस्रवासी जो व्यक्ति थे वो शवों में किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, तो नाइट्रोजन नामक पदार्थ का प्रयोग करते थे। इसको पिरामिड के अंदर रखते थे। तो पिरामिड कहाँ पाए जाते हैं, मिस्र में पाए जाते हैं। ठीक, पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे माने जाते हैं। ठीक, इनके शवों के साथ साथ कई लाई जाने वाली बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। इनके शवों के साथ मान लेते हैं, जैसे हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता कालीन के लोग जो पाषाण कालीन सभ्यता के लोग थे, वो शवों के साथ क्या रखते थे, खाने पीने के सामान रख देते थे, औजार रख देते थे, बहुत सारी चीज़ रख देते थे। उसी प्रकार मिस्र के लोग भी यही करते थे। ठीक, इन पिरामिडों की दीवार पर कई प्रकार के सुंदर चित्र बने हुए हैं। ठीक, जिससे मिस्र की सभ्यता से संबंधित कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अब लास्ट पढ़ लेते हैं क्रीट की सभ्यता। ये क्रीट सभ्यता क्या होती है, ये भी 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। या महान द्वीप सभ्यता भी मानी जाती है। इसको क्रीट की सभ्यता को महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। यह सब यहाँ से थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, यह सभ्यता यहाँ पर होना चाहिए था। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई है। ठीक, सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तन की मांग दूसरे देशों में भी थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो क्रीट की सभ्यता है, यहाँ सबसे अच्छे क्या बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे, इसलिए इसकी जो मांग थी वो संपूर्ण विश्व में थी, यानी कि व्यापारिक रूप से एक दूसरे से जुड़े थे। ठीक, कहते हैं चीन की सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। यह सभ्यता हुआंगो नदी के किनारे विकसित हुई है। साटन के कपड़े और बांस पर लिखना सबसे पहले चीनी ने शुरू किया था। ठीक, साटन के जो कपड़े होते थे उस पर और बांस पर लिखना सबसे पहले किसने शुरू किया था, चीनियों ने शुरू किया था। कागज़ का जो आविष्कार हुआ था वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक, यानी कि इसी सभ्यता ने की थी, चीन की सभ्यता ने की थी। चीन के लोग कांस्य के बर्तन पर भोजन करते थे, कांस्य के जो बर्तन होते थे उसमें भोजन करते थे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति है उसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी। और हम चलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक की और आगे अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, और हम एक एक करके पूरी कक्षाओं की किताबों को समाप्त करेंगे ताकि हम अपनी तैयारी को सुदृढ़ और उत्तम बना सकें। धन्यवाद।